हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? एक्सीलेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। इस समय हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं। और वर्ब में आपने देखा था, हमने पिछली क्लास में देखा था कि वर्ब के काइंड्स जो होते हैं वो तीन तरह से हमने बांटा था। पहला मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दूसरा जो था वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा था फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत ये देख रहे थे कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट उसमें से दो तरीके के हो सकते हैं, जिनमें व्हाट क्वेश्चन करके और whom क्वेश्चन करके सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं सेंटेंस में। तो ये मैंने देखा था कि किसी का व्हाट का जवाब जैसे राम राइट्स एंड ऐसे क्या लिखता है, निबंध लिखता है। द टीचर टीचिंग ग्रामर, टीचर क्या पढ़ा रहा है? ग्रामर पढ़ा रहा है। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर किसको पढ़ा रहा है? स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। और अगले सेंटेंस में द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स ग्रामर, किसको पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है? स्टूडेंट्स को ग्रामर पढ़ा रहा है, और यहाँ भी ग्रामर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे देखते हैं क्या है। अगला रूल कहता है ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स। जब हमने देखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब में दो तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक तो क्या का क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, और एक किसको क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यानी कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं ऑफ टू काइंड्स। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? पर्सन होगा, यानी व्यक्ति होगा। रिप्लाई ऑफ हुम, जो हुम का आंसर होता है आपका वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और दूसरा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि क्या होगा? थिंग, कोई वस्तु होगी। और ये होता क्या है? ये रिप्लाई ऑफ व्हाट, क्या का आंसर होता है, क्या का रिप्लाई होता है। जैसे किसी सेंटेंस में आप हुम करके क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और व्हाट क्वेश्चन करेंगे जो उसका आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल से देखिए, द किंग गेव द बेगर मनी, राजा ने भिखारी को धन दिया। तो राजा ने किसको क्या दिया? इसके दोनों आंसर यहाँ, भिखारी को क्या दिया? धन दिया। तो ये जो भिखारी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मनी जो धन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसको दिया? तो किसको को जो आंसर होगा वो भिखारी को दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और क्या दिया भिखारी को? वो जो मनी दिया, धन दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, टीचर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा। तो किससे पूछा? मुझसे पूछा। और क्या पूछा? एक प्रश्न पूछा। तो किसको का जो आंसर किससे पूछा, वो उसका जो आंसर है मी, मुझसे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या पूछा? एक क्वेश्चन पूछा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। याद रहे कि किसको का आंसर हमेशा पर्सन, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति होगा, और जो क्या का आंसर होगा वो हमेशा थिंग, वस्तु होगी। अजय परचेज्ड अ बाइसिकल, अजय ने क्या खरीदा? एक साइकिल खरीदा। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं। किसको चाहता हूं? तुमको। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो किसी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और किसी सेंटेंस में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगला रूल कहता है बाई यूजिंग या रिमूविंग, यानी यूज करके या हटा करके। क्या? टू और फॉर, टू या फॉर का यूज करके या टू या फॉर को हटा करके प्लेसेज ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंटरचेंज्ड, इनको इंटरचेंज किया जाए। यानी किसी सेंटेंस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दोनों लिखे हुए हैं तो उनके हम प्लेसेस को, उनकी जगह को हम बदल सकते हैं। कैसे? या तो टू या फॉर को हटा दें, या तो टू या फॉर को जोड़ दें। तो या का मतलब ये नहीं कि चाहे जो करें आप, उस जरूरत के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे देखिए, आई ऑफर्ड हिम सम मनी, मैंने उसको कुछ धन का प्रस्ताव दिया, ऑफर किया। तो मैंने उसको क्या किया? सम मनी, कुछ धन को ऑफर किया। तो यहाँ पे किसको किया और क्या किया, ये देखिए दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। तो इनका जब हम प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो पहले सम मनी लिख देंगे, बाद में हिम लिखेंगे। तो यहाँ टू या फॉर की जरूरत पड़ेगी। देखिए जैसे आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम, मैंने उसको कुछ पैसे ऑफर किए, कुछ धन ऑफर किया। तो यहाँ पे इनके
प्लेसेज को हमने इंटरचेंज कर दिया, सम मनी को हमने पहले लिख दिया और हिम को हमने बाद में लिख दिया, तो टू लगा दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे टू या फॉर की जरूरत पड़ती है। टू या फॉर आप ऑप्शनल मत मानिए कि चाहे जो लगा दें, ये सभी के साथ अलग अलग ही लगेगा। किसी के साथ टू लगता है, किसी के साथ फॉर लगता है, तो ये मीनिंग के अकॉर्डिंग होगा। माई मदर गेव यू एन एप्पल, मेरी माँ ने आपको एक सेब दिया। किसको दिया? आपको क्या दिया? सेब दिया। दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनका हम प्लेस इंटरचेंज करें, यानी एन एप्पल को पहले लिखें और यू को बाद में लिखें। देखिए एन एप्पल को हमने पहले लिखा, यू को बाद में लिखा, तो क्या हुआ? यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर मेक्स मी अ कप ऑफ टी, मेरी बहन मेरे लिए एक कप चाय बनाती है। तो यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, किसको बनाती है? मुझे। और क्या बनाती है? एक कप चाय। इनके प्लेसेस को इंटरचेंज करिए तो क्या होगा? माई सिस्टर मेक्स अ कप ऑफ टी फॉर मी। यहाँ पे अ कप ऑफ टी ये पहले आ गया और मी बाद में आ गया, तो इससे पहले हमने फॉर लगा दिया। अगर देखिए रिमूविंग इसलिए लिखा था मैंने ऊपर कि रिमूव करके, जैसे ये पहले सेंटेंस लिखा हो, अगर फॉर का यूज हुआ है तो इसको रिमूव करके मी पहले लिख दीजिए और अ कप ऑफ टी बाद में लिख दीजिए। इस तरह से रिमूविंग या मैंने यूजिंग लिखा है। द टीचर आस्क्ड राम अ क्वेश्चन, टीचर ने राम से एक क्वेश्चन पूछा। किससे पूछा और क्या पूछा? राम से पूछा और एक क्वेश्चन पूछा। दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनके प्लेसेस को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? अ क्वेश्चन हमने पहले लिखा, राम को बाद में लिखा, तो इससे पहले हमने टू लगा दिया। तो इस तरह से टू या फॉर का यूज होता है। देखिए फॉर का मतलब के लिए जब अर्थ निकले कि मेरे लिए चाय बनाती है, तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया। ये नहीं कि आप कहीं पे टू अपने मन से लगा दें और कहीं पे फॉर लगा दें, ऐसा नहीं होगा। मीनिंग के अकॉर्डिंग ही फॉर या टू लगेगा। अगला रूल कहता है सम वर्ब्स आर यूज्ड, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो यूज की जाती हैं एज बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों रूपों में यूज की जाती हैं। यानी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती हैं। जैसे द ड्राइवर स्टॉप द कार, ड्राइवर ने कार को रोक दिया। तो यहाँ पे स्टॉप जो वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट कार का यूज किया गया है। अब देखिए द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन अचानक रुक गई। यहाँ पे स्टॉप के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रेन क्या रुक गई या क्या रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है, रुक गई, खुद ही रुक गई। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और पहले सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट कार है। इसी तरह देखिए द प्यून रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। क्या बजाता है? घंटी बजाता है। तो रिंग्स जो है ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए द बेल रिंग्स एट 11 AM, घंटी 11 बजे बजती है। तो घंटी खुद ही बजती है ना, यहाँ पे रिंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिंग्स दूसरे सेंटेंस में क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस देखिए द डॉग्स मूव्स द टेबल, कुत्ते टेबल को मूव करते हैं। यहाँ पे सॉरी ये मूव्स नहीं होना चाहिए, यहाँ मूव होना चाहिए। ये एस गलत लगा हुआ है, ये एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब मूव का यूज होगा। ये हम टेंस में बताएंगे आपको। द डॉग्स मूव द टेबल, कुत्ते टेबल को मूव करते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ पे देखिए क्या किसको मूव करते हैं? टेबल को। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये मूव ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहाँ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव करती है, घूमती है। यहाँ पे इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही ओपन्स द डोर, वो दरवाजा खोलता है। यहाँ पे क्या खोलता है? दरवाजा, तो इसका ऑब्जेक्ट है ओपन का, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द स्कूल रीओपन्स, स्कूल फिर से खुलता है। यहाँ पे ओपन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूपों में यूज की जा सकती हैं। देखिए तो हमने दो प्रकार के जो दो काइंड्स थे वर्ब में वो देख लिए थे। कौन कौन से? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और नेक्स्ट था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। उनमें से अगला जो काइंड है सी, वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए क्या होते हैं
फाइनाइट वर्ब कहता है, देखिए ये जो छोटी क्लासेज में बच्चे हैं वो इसको जरूरी नहीं कि पढ़ें, क्योंकि फाइनाइट वर्ब अभी उनके चैप्टर में नहीं है, तो फाइनाइट वर्ब उनको समझना जरूरी नहीं है। जो कंपटीशन वाले या जो 8th या 7th के ऊपर जो क्लासेज में है बच्चे, वो इनको पढ़ें जरूर, क्योंकि उनको ये समझ में आएगा। छोटे बच्चों को ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं क्लियर होगा, इसलिए वो जरूरी नहीं है इसको छोड़ दें, वो स्किप कर सकते हैं। तो फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कह रहा है फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो किसी सेंटेंस में यूज की जाती है, कैसे? सब्जेक्ट के, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग। यानी उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका जो सब्जेक्ट का पर्सन क्या है और उसका नंबर क्या है, वो किस नंबर किस वचन का है, उसके अकॉर्डिंग अगर वर्ब का यूज हो रहा है तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कही जाएगी। जैसे देखिए, अभी ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी। जैसे देखिए यहाँ सेंटेंस लिखा है ही इज अ टीचर, तो यहाँ इज का जो यूज किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, ही के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ ये चेंज हो जाए, जैसे यू लिख दिया जाए, तो यू के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ वर्ब चेंज हो गई, आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। आई एम अ टीचर, यहाँ देखिए आई हो गया तो यहाँ पे वर्ब चेंज हो गई। तो ये जो इज, आर, एम, ये वर्ब हैं, ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब हैं। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव रिटन द एसे, मैंने निबंध लिख लिया है। तो यहाँ जो हैव रिटन लिखा हुआ है ये आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ही हैज रिटन, अगर यहाँ ही कर दिया जाए तो देखिए वर्ब चेंज हो गई, हैज रिटन हो गया द एसे। तो ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। सी राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखती है, सी राइट्स, यहाँ सी के अकॉर्डिंग राइट्स लिखा हुआ है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए, यू राइट अ लेटर, यहाँ राइट्स है, यहाँ राइट है। क्यों? क्योंकि यू का जो नंबर है या यू का जो पर्सन है वो अलग है, सी का जो नंबर या पर्सन है वो अलग है। तो सब्जेक्ट के, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग जो क्रियाएं सेंटेंस में चेंज हो जाएं, जो वर्ब चेंज हो जाएं, वो फाइनाइट वर्ब कही जाती हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब इसका उल्टा होगा, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी क्रिया है विच इज नॉट चेंज्ड, जो चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कही जाती है। इसको देखिए एग्जांपल, जैसे सीइंग अ लॉयन, शेर को देखकर द फॉक्स वाज फ्राइटेंड, लोमड़ी डर गई। तो यहाँ जो सीइंग है, सीइंग अ लॉयन, देखिए अगला सेंटेंस देखिए तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सीइंग अ लॉयन यू वर फ्राइटेंड, आप डर गए। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या है, इसका सब्जेक्ट द फॉक्स है और इसका सब्जेक्ट है यू, ठीक है। तो जो ये पहले जो वर्ब लिखी हुई है सीइंग, ये चेंज नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखिए ये वाली वर्ब चेंज हो गई, वाज फ्राइटेंड हो गया, यहाँ वर फ्राइटेंड हो गया। तो क्या मतलब हुआ, ये वाली जो वर्ब है वाज फ्राइटेंड और वर फ्राइटेंड, ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई हैं, तो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन सीइंग जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जब हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं वर्ब के तो इसको हम जिरंड कहते हैं, ये जिरंड फॉर्म है नॉन फाइनाइट वर्ब का। अगला सेंटेंस देखिए, देखिए आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, और यहाँ पे है ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू। देखिए यहाँ पे वांट और यहाँ वांट्स है, तो ये तो दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन टू हेल्प इसमें भी है और टू हेल्प इसमें भी है। यहाँ सब्जेक्ट ही है और यहाँ सब्जेक्ट आई है, लेकिन ये दोनों जो वर्ब हैं ये चेंज नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब टू हेल्प जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वांट जो है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यहाँ वांट है और यहाँ वांट्स है, तो ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। लेकिन ये जो रेड में है ये चेंज नहीं हो रही है। तो जो नहीं चेंज हो रही है टू हेल्प, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वांट और वांट्स इसमें ये फाइनाइट वर्ब है। तो ये जो टू हेल्प, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएं तो इसको नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं। तो इसको
इन्फिनेटिव बोला जाता है। टू करके जब फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो इन्फिनेटिव कहा जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, माई मदर लाइक्स वॉचिंग टेलीविजन। मेरी माँ टेलीविजन देखना पसंद करती है। और अगला सेंटेंस है यू लाइक वॉचिंग टेलीविजन। आप टेलीविजन देखना पसंद करते हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मदर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। देखिए यहाँ लाइक्स है और यहाँ लाइक है, ये दोनों वर्ब चेंज हो रही हैं क्योंकि सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन क्या ये वर्ब चेंज हो रही है? जो रेड में लिखी है वॉचिंग, ये चेंज नहीं हो रही है। तो जो वर्ब चेंज नहीं हो रही है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, वो क्या है? नॉन फाइनाइट है। और यहाँ लाइक्स और सेकंड सेंटेंस में लाइक, ये फाइनाइट वर्ब है, वही जिरंट फॉर्म है क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। अगला सेंटेंस देखिए, हैविंग डन द वर्क ही विल गो टू मार्केट। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हैविंग डन द वर्क आई शैल गो टू मार्केट। इसमें काम को पूरा करने के बाद वो मार्केट जाएगा और इसमें काम को पूरा करने के बाद मैं मार्केट जाऊंगा। इसमें ही सब्जेक्ट है, इसमें आई सब्जेक्ट है। तो देखिए इन दोनों के पर्सन अलग अलग हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, आपने प्रोनाउन में पढ़ा था, और ही जो है ये थर्ड पर्सन है। इसमें विल है और इसमें शैल है। तो यानी विल गो ये वर्ब है इसकी, शैल गो इसकी ये वर्ब है। तो ये दोनों वर्ब चेंज हो गई, यानी ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन हैविंग डन ये भी तो वर्ब है, ये चेंज नहीं हुई, दोनों सब्जेक्ट जबकि अलग अलग हैं। तो इसका मतलब हैविंग डन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो किस रूप में है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। अगर हम हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें तो उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। ऊपर आपने देखा कि जैसे आईएनजी लगाएंगे तो जिरंट कहेंगे, अगर टू फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो इन्फिनेटिव कहेंगे, लेकिन हैविंग के बाद अगर हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाएगा। आगे देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो अगला वर्ब में अगली जो बात होती है वो होती है वर्ब के फॉर्म्स। वर्ब के क्या क्या रूप होते हैं? तो वर्ब्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। वर्ब निम्नलिखित फॉर्म्स में यूज की जाती हैं। कौन कौन सी? देखिए, फर्स्ट फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऐसे लिखेंगे। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, जिसको आपने जिरंट अभी देखा था। जैसे फर्स्ट फॉर्म में गो है, सेकंड फॉर्म में वेंट है और थर्ड फॉर्म में गॉन है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंट फॉर्म में गोइंग है आईएनजी, इसको आईएनजी फॉर्म या जिरंट कहते हैं। हाउ टू मेक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के फॉर्म्स कैसे बनाते हैं? पहला रूल है, जनरली वी ऐड डी। हम क्या कर देते हैं? डी या ईडी जोड़ देते हैं इन द प्रेजेंट फॉर्म। अगर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हम डी या ईडी जोड़ दें अगर लास्ट में, तो उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, हमने ईडी जोड़ दिया, ये देखिए ईडी जोड़ दिया, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गए। नेक्स्ट है अराइव, इसमें हमने डी जोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी इसमें ई लगा था, तो ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गए, अराइव्ड, अराइव्ड। लाफ मीन्स हंसना, ईडी जोड़ दिया तो लाफ्ड हो गया, और इसमें भी ईडी जोड़ दिया तो लाफ्ड हो गया। तो इस तरह से हम डी या ईडी जोड़ करके बना सकते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म। ये देख लिए बहुत सारी वर्ब्स लिखी हुई हैं, इनमें सब में डी या ईडी जोड़ करके हमने बनाया हुआ है सेकंड और थर्ड फॉर्म। जैसे वर्क तो वर्कड, वर्कड। रीच, रीच्ड, रीच्ड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड। यूज, यूज्ड, यूज्ड। मार्क, मार्क्ड, मार्क्ड, ईडी जोड़ा। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। सपोर्ट, सपोर्टेड, सपोर्टेड। लव, लव्ड, लव्ड। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। देखिए हमने किसी में ई जोड़ा, किसी में डी जोड़ा, तो मोस्टली जहां ई लगा हुआ है वहां हम डी जोड़ देते हैं, और जहां नहीं लगा होता वहां हम ई डी लगा देते हैं, तो थर्ड और सेकंड फॉर्म बन जाते हैं। अगला रूल कहता है, इफ वी वन, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड्स विद वाई, अगर लास्ट में उसके
वाई है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर अंतिम जो अक्षर है वो वाई है एंड अ कॉन्सोनेंट इज बिफोर वाई, और वाई से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के बारे में बताया था। तो क्या करते हैं हम, वी रिमूव वाई, हम वाई को हटा देते हैं एंड ऐड और जोड़ देते हैं आई ई डी टू मेक सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई ई डी जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ट्राई है, देखिए इसमें क्या है, लास्ट में वाई है तो हमने वाई को हटाया, आई ई डी जोड़ दिया, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गया। क्राई में वाई को हटाया, आई ई डी जोड़ दिया तो क्राइड और क्राइड हो गया। फ्राई में वाई हटाया, आई ई डी जोड़ा तो फ्राइड 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 हो गया। इसी तरह डिनाई डिनाइड डिनाइड, कैरी कैरीड कैरीड, मैरी मैरीड मैरीड, वरी वरीड वरीड, अप्लाई अप्लाइड अप्लाइड, वेरी वेरीड वेरीड, स्टडी स्टडीड स्टडीड, जस्टिफाई जस्टिफाइड जस्टिफाइड। मैंने हिंदी मीनिंग भी सबकी लिखी हुई है, आप इनको भी याद करें किस वर्ब का मतलब क्या होता है, और उनके सेकंड थर्ड फॉर्म भी याद करिए। एक अगर रूल याद कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। देखिए जहाँ पे वाई है और वाई से पहले देखिए सब में एक कॉन्सोनेंट है, आर है यहाँ, एन आर 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 एल, ये आर डी, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए हमने वाई को हटा दिया है और आई ई डी जोड़ दिया है। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो तो अगला रूल कहता है इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड्स विद वाई, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में अक्षर वाई है बट अ वॉवेल इज बिफोर वाई, लेकिन वाई से पहले एक वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ईडी जोड़ देंगे टू मेक सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। पहले वाले रूल में अगर कॉन्सोनेंट होता था तो हम वाई को हटा देते थे, लेकिन यहाँ पे वाई हम नहीं हटाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, देखिए इंजॉय, लास्ट में क्या है, वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, एक वॉवेल है, इंजॉय वो, तो हमने सिर्फ ईडी जोड़ा यहाँ पे। पिछले वाले रूल से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए प्ले में भी वाई से पहले ए है तो प्लेड प्लेड हो गया, प्रे में भी वाई से पहले ए है तो प्रेड प्रेड हो गया, डिले में वाई से पहले ए वॉवेल है तो डिले डिलेड हो गया, ओबे में वाई से पहले ई वॉवेल है तो देखिए हमने ओबेड ओबेड कर दिया, एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड, पोर्ट्रेड पोर्ट्रेड, ब्रिटेड बिट्रेड, एनॉयड एनॉयड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो सिंपल है बहुत, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उस वाई को हटा देंगे और आई ई डी जोड़ देंगे, और अगर वाई से पहले वॉवेल है तो हम वाई को भी रहने देंगे और ओनली ई डी जोड़ देंगे, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा है कि इतना भाग आपको, इतना चैप्टर समझ में आया होगा। इसको बार बार आप पढ़िए और वर्ब के फॉर्म्स को भी याद करिए, रूल सहित याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत बना लेंगे। और अगर रूल में कन्फ्यूजन होगा तो आपको लगेगा कि सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन किया जाता है, ताकि आपको अगला वीडियो ऑटोमेटिकली पता चल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।